हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले हमारे रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट सेकंड के बारे में और हम देखने वाले हमारे बहुत ही शानदार क्वेश्चन ऑफ टाइट्रेशन। चलो शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने रेडॉक्स रिएक्शन पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो द कलर चेंज ऑफ एन इंडिकेटर HIN इज इन एसिड बेस टाइट्रेशन इज गिवन बिलो। एसिड बेस टाइट्रेशन में हमारे पास ये इंडिकेटर हमने लिया हुआ है। अभी ध्यान से समझना, यहां से हमें देख के समझ में आ रहा है सर ये जो इंडिकेटर है ना, ये H+ दे रहा है सॉल्यूशन में जाने के बाद, ये H+ देके कलर Y प्रोड्यूस करता है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ध्यान से, पहला हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है हमें वो फाइंड आउट करना है। पहला हमारे पास दिया हुआ है, इन अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन कलर Y विल बी ऑब्जर्व्ड। सर जैसे ही सॉल्यूशन बेसिक होगा, अगर सॉल्यूशन बेसिक किया मतलब एल्कलाइन किया, तो सर ये H+ जो है, ये H+ जो है कंज्यूम होता जाएगा। अगर H+ कंज्यूम हुआ तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हमारे पास जैसे हम बोलेंगे सर बेसिक सॉल्यूशन किया, H+ कंज्यूम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब हमारे पास IN नेगेटिव ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा और उसी का कलर हमें दिखाई देगा। क्लियर चीज। तो हमारे पास कलर आएगा किसका, Y का। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन होने पर सर हमारे पास कलर Y ऑब्जर्व होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है सर, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड, चलो और बाकी देख लेते हैं, और क्या कोई दूसरा स्टेटमेंट भी सही है क्या। इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन कलर Y विल बी ऑब्जर्व्ड। नहीं सर, एसिडिक सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये डिसोशिएट नहीं होना चाहेगा। एसिडिक कंडीशन में सर ये डिसोशिएट नहीं होगा, तो कलर X रहेगा, हमारे पास कलर X रहेगा, कलर Y नहीं रहेगा, ये गलत है। थर्ड हमारे पास दिया कंसंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव इज हायर देन दैट ऑफ HIN एट इक्विवेलेंट पॉइंट। सर ऐसा तो हमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। आगे बात करते हैं डी के बारे में। इन अ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन कलर X इज ऑब्जर्व्ड। सर एल्कलाइन सॉल्यूशन में तो ये कलर Y ऑब्जर्व हो रहा था, X तो ऑब्जर्व नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास A। अब ये किस टाइप का इंडिकेटर है थोड़ा समझो। हम ऐसा भी कुछ जानते हैं क्या, HPH फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर। सर फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर जो होता है ना, वो भी H+ देता है और pH- बना लेता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है समझो, सर अगर एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो ये HPS प्रेजेंट रहेगा, वो कलरलेस रहेगा, क्योंकि हमें पता है सर फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में कोई कलर शो नहीं करता, वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है, और जैसे ही वो बेसिक सॉल्यूशन में जाता है वो फटाक से आयोनाइज होके हमें pH नेगेटिव देता है, और pH नेगेटिव का जो कलर हो जाता है वो हो जाता है पिंक कलर। आपको याद होना चाहिए, फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर जो है एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में, बेसिक मीडियम में वो हमारे पास पिंक कलर का हो जाता है। हो जाएगा ये। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन आज का। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 20 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 ग्राम इम्प्योर H2O2। इम्प्योर है, प्योरिटी नहीं है ना, तो 0.2 ग्राम इम्प्योर reacts completely with 0.316 gram KMnO4 in acidic solution. The purity of H2O2 in percentage is। हमें परसेंटेज में प्योरिटी बतानी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है। हमें सिंपल ही देखना है कि सर 0.2 ग्राम हमने लिया था, कितना पार्ट जो है रिएक्शन में कंप्लीट हुआ, 0.2 का कितना ग्राम जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, वही हमें निकालना है। चलो देखते हैं। मान लिया लेट X ग्राम H2O2 रिएक्ट्स विद KMnO4। हमारे पास जो 0.2 ग्राम था वो इम्प्योर था, माना कि x ग्राम जो प्योर है, तो उतना ही ग्राम जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो हमारे पास x ग्राम H2O2 रिएक्ट्स विद KMnO4। अब क्या बोलेंगे, अगर x ग्राम H2O2 रिएक्ट्स करता है KMnO4 के साथ, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। सर आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो यहां से हम बोलेंगे इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। सर हमारे पास मास पता है, डिवाइड बाय मोलर मास करेंगे तो मोल्स आ जाएगा, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख दूं क्या, x अपॉन में मोलर मास कितना 34, तो मोल्स इनटू
इसका n फैक्टर, मोल इंटू n फैक्टर क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट हो जाता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 की बात करते हैं सर, हमें उसका भी ग्राम दिया हुआ है। चलो बात करते हैं, 0.316 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 158। याद भी होना चाहिए आपको, अगर एग्जामिनर नहीं देता है तो KMnO4 बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसका मोलर मास आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये तो आ गया मोल्स, एन फैक्टर कितना हो जाएगा सर, वही हमारी ट्रिक क्वेश्चन नंबर 153 बैन हो चुका है, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर हो जाएगा 5। अब इसे सोल्व कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ध्यान से सर अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा 17 बार, ये यहां से मैं 10 की पावर -3 लिख देता हूं इसे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे 2 बार, तो 5 2 10। चलो ध्यान दो, ये 17 इधर लेके आ रहा हूं, 17 इंटू 10 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10। 17 इधर लेके आ गया 10 की पावर -3, तो हमारे पास x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितना, 0.17 ग्राम। चलो हो जाएगा। अब ये हमारे पास ग्राम में वैल्यू आ गई जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया था। ये मास प्योर है और टोटल मास कितना था 0.2, तो परसेंटेज प्योरिटी कितना हो जाएगी सर, परसेंटेज प्योरिटी हमारे पास हो जाएगी मास रिएक्टेड अपॉन मास टेकन। तो मास रिएक्टेड है 0.17, मास टेकन था 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये वैल्यू आ जाएगी 170 डिवाइड बाय 2, मतलब हो जाएगा 85%। ये तो बहुत इजी था, ज्यादा टेंशन नहीं है। 8 2 16 5 2 10, 85%। क्लियर है चीज, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे देख लेते हैं। तो हमने सिंपल क्या किया सर, पहले मास x ग्राम मान लिया, कैलकुलेशन की। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आपको H2O2 का मोलर, H2O2 का आपको एन फैक्टर पता होना चाहिए, 2 होता है, और KMnO4 का भी एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए जो कि बेसिक मीडियम में 1, एसिडिक में 5 और न्यूट्रल में 3 होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टू अ 25 ml H2O2 सॉल्यूशन। वापस से हमने H2O2 सॉल्यूशन लिया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक्सेस ऑफ एसिडिफाइड एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki। चलो देखते हैं, एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड वाज एडेड, द आयोडीन लिबरेटेड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ 0.3 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन पता है आपको, ये Na2H2O3, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन एंड रिपोर्ट योर आंसर बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000। चलो देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। हमारे पास दिया हुआ है कि सर H2O2 का जो सॉल्यूशन था, H2O2 का जो सॉल्यूशन था उसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, उसकी रिएक्शन हमने करवा दी सर Ki के साथ, जो कि हमने एक्सेस में लिया हुआ है। मतलब ये समझ में आ गया सर, ये आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक का क्वेश्चन है ना। अच्छा, यहां पर हम बात करेंगे सर, ये आयोडो वाला है, इनडायरेक्ट वाला है, तो H2O2 प्लस Ki एक्सेस में लिया तो क्या होगा सर, यहां से I2 लिबरेट होगी, I2 लिबरेट हो जाएगी, और ये जो हमारे पास H2O2 था, ये जो है समझो Ki जो है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सामने वाले को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ये I नेगेटिव 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, वो रिड्यूस हो जाएगा H2O में। यहां से हम बात करेंगे जो I2 है हमारे पास, वो फर्दर जो Na2H2O3 है, Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हम हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इसे हम हाइपो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, हाइपो सॉल्यूशन की रिएक्शन Na आयोडीन के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा सर, बहुत ही इजीली हमें पता है, सोडियम आयोडाइड बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा। साथ में जो Na2H2O3 किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है सर, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Na2S4O6 में। वैसे तो आपको इस सब रिएक्शन की जरूरत नहीं थी, लेकिन समझाना जरूरी है इसलिए बता रहे हैं। अब समझो सर, H2O2 जो है खुद रिड्यूस हो गया, I2 प्रोड्यूस किया, I2 जो है सोडियम हाइपो सॉल्यूशन, या जो हाइपो सॉल्यूशन है सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, Na प्लस Na2S4O6 बनाता है। अब बात करते हैं, इन्होंने हमें क्या बोला है, हमें बोला है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताओ।
वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बताओ पहले तो सर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 जो होती है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 उसका फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी इंटू 5.6, नॉर्मलिटी ऑफ H2O2। जो H2O2 सॉल्यूशन है उसकी अगर हमें नॉर्मलिटी मिल जाती है तो 5.6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू। मतलब आपको इस वाले पूरे चीजों से जो भी डेटा दिया उन सभी से आपको क्या करना है, केवल H2O2 की नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। हो जाएगा, चलो समझो। अब कैसे पता करना है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, हमें 20 ml 0.3 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन दिया हुआ है। हमें सोडियम थायोसल्फेट के लिए इक्विवेलेंट दिए हुए हैं। तो यहां से समझो हमें इसके इक्विवेलेंट दे रखे हैं। तो सर यहां से अगर रिएक्शन में कोई दो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जितने इक्विवेलेंट इसके होंगे उतने ही इक्विवेलेंट इसके भी होंगे। समझ में आता है, उतने ही इक्विवेलेंट इसके भी होंगे और उतने ही इक्विवेलेंट इसके हम बोल सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक कंडीशन थी। क्या स्पेशल कंडीशन होती है कि सर जो आयोडीन है दोनों में, उस आयोडीन का एन फैक्टर सेम होना चाहिए। तो देख लो जल्दी से क्या आयोडीन का एन फैक्टर सेम है क्या। तो यहां से अगर मैं इसका एन फैक्टर की बात करता हूं तो सर ये 0 से ऑक्सीडेशन नंबर -1 में जा रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक चीजें आती हैं तभी जाके मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। 0 से ये -1 में जा रहा है, एक का चेंज आ रहा है। कितने आयोडीन है सर, 2 है तो 2, एन फैक्टर हो जाएगा 2। यहां से बात करते हैं सर, ये 0 से जा रहा है -1 में, मतलब ये भी एन फैक्टर की बात की जाए तो चेंज आ रहा है 1 का। कितना आयोडीन है, 2 है तो यहां पर भी 2। मतलब सर दोनों रिएक्शन में आयोडीन का एन फैक्टर सेम है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट बराबर में इसके इक्विवेलेंट। मतलब हम इन दोनों को डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहां से मैं बोल दूंगा H2O2 के इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3, इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। तो क्या हमें इसके इक्विवेलेंट दे रखे हैं क्या? हाँ सर, बहुत इजीली दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमें 20 ml 0.3 नॉर्मलिटी दे रखी है। मतलब मैं बोलूंगा N1 इंटू V1 और वॉल्यूम है हमारे पास ml में। अगर मैंने इधर वॉल्यूम ml में लिया है तो इधर भी मुझे वॉल्यूम ml में ही लेना पड़ेगा। सर इधर 25 ml दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी इंटू 25, क्या नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 मिल जाएगी क्या? बहुत इजीली मिल जाएगी सर। नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 इजिकल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0.3 इंटू 20 अपॉन में 25। जल्दी से इसे सोल्व कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर इसे हमने सोल्व किया तो ये जाएगा हमारे पास 5 से 4 बार, ये 5 से 5 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 5। अब यहां से अगर मैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करता हूं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो वो होता है सर नॉर्मलिटी ऑफ H2O2 मल्टीप्लाइड बाई 5.6, नॉर्मलिटी इंटू 5.6। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। H2O2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। कभी अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया रहे तो डिवाइड बाय 5.6 कर देना, नॉर्मलिटी मिल जाएगी। अगर नॉर्मलिटी दे रखी है 5.6 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास नॉर्मलिटी पता है 1.2, 5.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू किसकी? वॉल्यूम स्ट्रेंथ की। तो यहां पर इसे सोल्व कर देना, ये जो भी वैल्यू आएगी एक बार देख लेना, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगी, 1.334 के आसपास आती है ना। इसे सोल्व कर देना, उसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। एग्जामिनर ने हमें बोला है कि उसको वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करके देना। तो आपको अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1334। ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा। इसे लिख देना, ये आपके पास सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर चीज? सिंपल बात क्या थी? सिंपल इंपॉर्टेंट बात यह थी कि आपको थोड़ा सा इस रिएक्शन के बारे में पता हो, मतलब आपको थोड़ा सा आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवांस लेवल के लिए। और आजकल मेंस वाले भी क्या कर रहे हैं, भले डेटा इजी दे रहे हैं लेकिन एडवांस का कॉन्सेप्ट जरूर पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो लिबरेटेड आयोडीन होती है उसका जो टाइट्रेशन है वापस से करवाया जाता है किसके साथ? हाइपो सॉल्यूशन के साथ।
क्लियर चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाइपो सॉल्यूशन का अगर एन फैक्टर कोई तुमसे पूछे, हाइपो सॉल्यूशन का एन फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए सर सल्फर यहां पर कितने में प्रेजेंट है, सर 2 में प्रेजेंट है, और यहां पर सल्फर किस में प्रेजेंट है, 2.5 में प्रेजेंट है। तो सर यहां पर चेंज हो रहा है 0.5 का, कितने सल्फर है, सर 2 है, तो 0.5 इंटू 2, मतलब इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। चेंज हो रहा है 2 से 2.5, मतलब 0.5 का चेंज हो रहा है, और 2 सल्फर है, इसलिए एन फैक्टर हो जाएगा 1। तो आपको ये भी चीज याद होनी चाहिए। उन्होंने तो हमें डायरेक्टली नॉर्मलिटी में दे दिया, अगर मोलरिटी देके रखता तो आपको इसका एन फैक्टर जरूरत पड़ती, और एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। चलो ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एडवांस के लाइक क्वेश्चन है। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड can be titrated against sodium hydroxide using phenolphthalein indicator only in the presence of। अब जो हमारे पास है किसका, ऑर्थोबोरिक एसिड का सॉल्यूशन। ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3, H3BO3। जब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, NaOH के साथ, मतलब टाइट्रेशन करवाते हैं तो दोनों की रिएक्शन होगी। तो यहां पर होता क्या है, ये रिएक्शन हाईली रिवर्सिबल होती है, हाईली रिवर्सिबल होती है क्योंकि बनता क्या है, यहां पर NaBO2 बनता है, सोडियम मेटाबोरेट प्लस वाटर बनता है। और होता क्या है, ये वाटर फटाक से सोडियम मेटाबोरेट के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल जाती है, हमारे पास एंड पॉइंट मिल ही नहीं पाता अच्छे से, हमारे पास इन दोनों के बीच में अच्छे से रिएक्शन नहीं हो पाती, टाइट्रेशन पूरा नहीं हो पाता। तो इसलिए इस चीज को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ कंपाउंड मिला देते हैं कि सोडियम जो मेटाबोरेट है उसके साथ रिएक्शन करके सॉल्यूशन से हट जाए। अगर ये सॉल्यूशन से साइड में हट गया कॉम्प्लेक्स बना के, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मतलब रिएक्शन जो है रिवर्सिबल नहीं रहेगी। बात समझ में आती है। तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। यहां पर सोडियम मेटाबोरेट की रिएक्शन हम करवा देते हैं, जो ये बोरेट आयन है ना BO2 नेगेटिव, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, 1,2 डायोल के साथ। और यहां पर 1,2 डायल के रूप में अगर हम बात करें तो केटेकोल भी ले सकते हो, इथाइलिन ग्लाइकोल भी ले सकते हो, ग्लिसरॉल भी ले सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, केटेकोल मतलब 1,2 डाइओल होता है, बेंजीन 1,2 डाइओल। बात करते हैं यहां से भी, सर ये जो हमारे पास है केटेकोल, अब होता क्या है सर, इसकी तो 2 ऑक्सीजन, इसकी 2 ऑक्सीजन, इसकी 1 और ये 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर, यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन फिर से वाटर, ये वाटर रिलीज कर देता है, -2H2O लिख देता हूं मैं, 2 मोल वाटर रिलीज करके हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना देता है। ये हो जाएगा बेंजीन की रिंग, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर बोरोन, साथ में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा 6 मेंबर की रिंग। तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यहां पर नेगेटिव भी आएगा क्योंकि बोरोन जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव भी होता है। तो याद रखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सर बोरिक एसिड की नॉर्मल रिएक्शन NaOH के साथ नहीं हो पाती है, वो रिवर्सिबल होती है, हाईली रिवर्सिबल होती है, हमें एंड पॉइंट नहीं मिल पाता अच्छे से। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम उसमें क्या मिला देते हैं, हम मिला देते हैं सिस 1,2 डाइओल मिला देते हैं, सिस 1,2 डाइओल मिला देते हैं। तो सिस 1,2 डाइओल कौन कौन है यहां पर, क्या ट्रांस वाला है क्या, नहीं सर ट्रांस तो नहीं मिलाएंगे, ट्रांस ग्लिसरॉल तो नहीं मिला पाएंगे। केटेकोल मिला देंगे, हाँ सर केटेकोल मिला सकते हैं। क्या सिस ग्लिसरॉल मिला सकते हैं, हाँ सर सिस ग्लिसरॉल हो, ग्लाइकोल हो, ये भी क्या है 1,2 डाइओल होते हैं, हाँ सर ये भी मिला सकते हैं। तो डी क्या है, बोथ बी एंड सी। अच्छा, तो दोनों में से एक ही टिक करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा डी। याद रखना पड़ेगा कि ऑर्थोबोरिक एसिड का नॉर्मल टाइट्रेशन नहीं करते हैं, सिस 1,2 डाइओल मिलाते हैं, तो हमारे पास आंसर बी और सी दोनों आ जाएगा, इसलिए हमने डी टिक कर दिया। हो जाएगा ये, कभी भी इसका जुड़वा भाई आपको एग्जाम में दिख सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रिएक्शन बैलेंसिंग के ऊपर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे नोट्स में लिखे हुए हैं। इसकी टोपी उसके सर, याद है आपको सारा कॉन्सेप्ट? तो चलो लिख देते हैं पहले ट्रिक। हमारी ट्रिक क्या है सर, ट्रिक है हमारी इटूज, इसकी टोपी उसके सर।
चलो देखते हैं किस तरीके से सोल्व करेंगे। सर सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हमारे पास दिया है x Na2HASO3 प्लस y NaBrO3 प्लस Z HCl। मतलब आपको क्या करना है, x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा। कर देते हैं बैलेंस इसे। चलो देखते हैं किस तरीके से देखेंगे। तो सर Na2HASO3 प्लस साथ में हमारे पास दिया हुआ है NaBrO3, साथ में दिया हुआ है HCl, और हम बात करेंगे यहां पर आगे दिया हुआ है NaBr। पहले मैं लिख देता हूं, फिर अभी अपन इसे साथ में सोल्व करेंगे। रिएक्शन लिखना जरूरी है। तो NaBr H3ASO4 प्लस साथ में हमारे पास दिया हुआ है NaCl। चलो देखते हैं, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूं, आपको दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सर सभी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताओ जल्दी से, क्या आएगा, इसका क्या आएगा। सर इसमें आएगा Na तो प्लस में है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस हाइड्रोजन प्लस 1 प्लस x माइनस एक ऑक्सीजन माइनस 2, तो 2 3 कितना हो जाएगा -6, टोटल के ऊपर 0, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 3, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टोटल प्लस में 3, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब इसे जल्दी से निकाल दो। सर 3 2 6 -1, मतलब ये हो जाएगा प्लस में 5। चलो आगे बात करते हैं। ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारे पास आर्सेनिक, 4 2 8 और -3 प्लस में 5 हो जाएगा। Cl यहां पर -1 में था और यहां पर भी -1 में ही रहेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं एन फैक्टर की। एन फैक्टर, तो इसकी टोपी उसके सर लगाएंगे, पहले एन फैक्टर तो निकालना पड़ेगा, टोपी तो निकालनी पड़ेगी पहले। चलो देखते हैं। सर 3 से चेंज हो रहा है आर्सेनिक 5 में, 2 का चेंज हो रहा है, कितने आर्सेनिक है, सर एक ही आर्सेनिक है, तो 2 × 1 मतलब हो जाएगा 2, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। आगे बात करते हैं। सर यहां पर एन फैक्टर की बात करते हैं, 5 से जा रहा है, वो 5 से चेंज हो रहा है किसमें, सर वो 5 से चेंज हो रहा है किसमें, -1 में, 5 से चेंज हो रहा है -1 में। सर 6 का चेंज आ रहा है, 6 का चेंज आ रहा है, कितने ब्रोमीन यहां पर प्रेजेंट है, सर एक ही प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 6। एन फैक्टर इसका आ गया 2, इसका आ गया 6। क्लियर चीज। अब बात करते हैं, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब कभी भी आप इधर इसकी टोपी उसके सर करते हो, फटाक से इधर वही एटम्स जो है बैलेंस कर दो। जैसे यहां पर कितने आर्सेनिक है 6, तो यहां पर भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर कितने ब्रोमीन है 2, तो मुझे यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आता है। अब आपको देखो कोएफिशिएंट्स क्या क्या देखने हैं, द वैल्यू ऑफ x y z इन द अबव रेडॉक्स रिएक्शंस आर रेस्पेक्टिवली। फटाक से देखो x की वैल्यू कितनी है, सर यहाँ 6 आ रहा है, 6 का ऑप्शन है क्या, नहीं है सर। यहां पर 2 भी नहीं है, तो मतलब वो अपन को लास्ट में क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 1। अच्छा अभी HCl का निकालना बाकी है, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं। चलो ध्यान दो, अभी हमने क्या किया, सेंट्रल एटम को बैलेंस कर दिया। अब बचे हुए एटम्स को बैलेंस करो अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले मैं सोडियम को बैलेंस करता हूं। कितने सोडियम है, 4 6 2 12 और 2 14, 14 है, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 2, तो यहां पर आ जाएगा 12, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 12 सोडियम है प्लस 2 14, दोनों तरफ सोडियम बराबर हो गए। अब बात करते हैं Cl की, तो हमारे पास हो जाएगा 12 Cl, यहां पर भी 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब हाइड्रोजन देखो, सॉरी ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं सर, 6 3 18 और 6 24, 24 ऑक्सीजन है, इधर भी 6 चौक 24, ऑक्सीजन बैलेंस हो चुकी है। हाइड्रोजन देख लो 12, इधर भी कितने हैं, इधर 6 3 18, अच्छा तो 12 यहां से और 6 यहां से 18, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। इस रिएक्शन में क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, हाँ सर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा हमारे पास 3 में, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। मतलब कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे, Na2HASO3 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 3, NaBrO3 का हो जाएगा 1 और हमारे पास HCl का कोएफिशिएंट हो जाएगा 6। तो आंसर क्या आ जाएगा 3 1 6 हो जाएगा C। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी टोपी उसके सर लगाओ, रिमेनिंग एटम्स बैलेंस करो। ऑर्डर क्या रखेंगे, आओ हिंदुस्तान चलें, एटम ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, ये वाला ऑर्डर आपको याद रखना है। आओ हिंदुस्तान चलें, तो एटम ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है रिएक्शन बैलेंसिंग का, बहुत ही शानदार। इन दी फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शन है बैलेंस है, हमारे पास रिएक्शन बैलेंस है। अच्छा बैलेंस है तो भैया एक्स की वैल्यू बताओ, वो तो एग्जामिनर हमें बोला एक्स की वैल्यू बताओ, वाई की वैल्यू बताओ, जेड की वैल्यू बताओ। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा, ज्यादा टेंशन वाली कोई बात यहां पर नहीं होने वाली है। देखो मैं बात करता हूं MnO4 नेगेटिव, साथ में हमारे पास हो जाएगा C2O4 2 नेगेटिव, साथ में हो जाएगा H प्लस। अच्छा H प्लस को अभी छोड़ो, H प्लस को अपन अपने आप देख लेंगे, अभी अपन उसे अपने आप देख लेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो यहां पर मैंने लिखा ये रिवर्सिबल लिखो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है। अभी हमने बात किया Mn+2 प्लस साथ में हो जाएगा CO2 और हमारे पास हो जाएगा H2O, तो H2O को भी बैलेंस कर देंगे बाद में। अभी सिंपल इतना ले लो, जो मेन रिएजेंट्स है ना उसे ले लो, बाकी सोल्व हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में ऑलरेडी करवाया हुआ भी है, तो आपको रिवाइज हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में कैसे देखेंगे। सर सबसे पहले यहां पर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +7, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर है +2, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा +3 आएगा। कैसे सर 2x -8 इजिकल्स टू -2, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू प्लस में 3, ये इधर जाएगा +6 डिवाइड बाय 2 +3 हो जाएगा। ठीक, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा +4। यहां तक भी समझ में आता है अच्छे से। ठीक, अब बात करते हैं n फैक्टर की। n फैक्टर कैसे देखेंगे सर, n फैक्टर देखेंगे 7 से जा रहा है वो 2 में, सर 5 का चेंज आ रहा है, कितने मैग्नीज है यहां पर सर एक ही है, तो 5 × 1 मतलब हो जाएगा 5। आगे देखते हैं, ये कार्बन जो है +3 से जा रहा है +4 में, सर 1 का चेंज आ रहा है, कितने कार्बन है यहां पर सर 2 है, तो 1 × 2। बच्चा ये 2 मल्टीप्लाई करना ही भूल जाता है, इसलिए रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाती है ना, तो ध्यान रखेंगे। कार्बन +3 से +4 में जा रहा है, 1 का चेंज आ रहा है, सर यहां पर 2 कार्बन है, 1 का चेंज × 2 हमारे पास हो जाएगा 2, इसका n फैक्टर हो जाएगा 2, इसका n फैक्टर हो जाएगा 5। तो जल्दी से इसकी टोपी उसके सर कर दो, इसकी टोपी उसके सर जैसे करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहां पर 2 जाएगा इधर और 5 जाएगा इधर। क्लियर चीज। अब अगर इतने से में आंसर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। x की वैल्यू क्या है सर, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है सर 5, तो वैसे आंसर आ गया। लेकिन अगर आगे बैलेंस करना चाहते हैं तो इजीली बैलेंस कर दो। क्या करेंगे, पहले E2 से लगाएंगे, E2 से लगा के उसके बाद हम आओ हिंदुस्तान चले, आओ हिंदुस्तान चले हमारा ट्रिक लगा देंगे। पहले एटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाएगा, देन हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा। चलो बात करते हैं, तो यहां पर हम देखेंगे कितने मैग्नीज है सर 2 मैग्नीज है, यहां पर कितना है सर 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर हम बात करते हैं E2 तो हमने लगा ही दिया, एटम्स बैलेंस कर रहा हूं मैं, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, कितने कार्बन है 10, तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, अब बात करते हैं एटम्स भी बैलेंस हो चुके हैं अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वैसे तो इतने से में आंसर आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आगे अगर चाहो तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा, चलो वो भी देख ही लो यार, छोड़ो देखते हैं। 4 दूआ 8 और 5 चौक 20, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 28। इधर ऑक्सीजन हो गई हमारे पास 28, इधर ऑक्सीजन कितनी है 20, तो इधर सर 8 ऑक्सीजन की कमी है, तो जिधर भी ऑक्सीजन की कमी होती है उधर 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स जोड़ दो। तो यहां पर 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए तो हमारे पास 8 ऑक्सीजन आ जाएगी, और जैसे वाटर ऐड किया कितनी हाइड्रोजन बढ़ गई इधर सर, इधर हाइड्रोजन बढ़ गए 16 से 16 से, तो हम क्या बोले 16H+ हम इधर भी ऐड कर देंगे, तो 16H+ हमें इधर ऐड करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं +16H+। अब अगर H+ लेफ्ट साइड में आ रहा है देन इट्स ओके, अगर H+ राइट साइड में आता देन इट्स नॉट ओके। आपको रिएक्शन में दोनों तरफ OH- सेम अमाउंट में मिलाने पड़ेंगे। तो अभी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये H+ आ गया 16 इधर। अब जल्दी से बैलेंस कर दो, क्या आंसर आएगा सर, एज इट इज यही फॉर्मेट बन चुका है। देखो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 16, एक ही लाइन में हम आंसर दे सकते हैं, इसकी टोपी उसके सर, देन आओ हिंदुस्तान चले हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A, लिख दो जल्दी से। और x की वैल्यू 2, 2y की वैल्यू कितनी 10, तो y की वैल्यू 5,
Z/2 की वैल्यू कितनी 8, तो Z की वैल्यू कितनी 4, सॉरी Z/2 की वैल्यू 8, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन हमने नोट्स में बहुत सारे किए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास दिया हुआ है बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देख लेते हैं इसे भी। अ मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 रिक्वायर्ड 25 ml of 0.1 मोलर HCl यूजिंग फिनोल्फ्थलीन एज इंडिकेटर। अच्छा सर, ये तो डबल इंडिकेटर वाला रिएक्शन है, डबल इंडिकेटर वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि NaOH और Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सर यहां तो केवल दो ही दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही दिया हुआ है। तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के प्रेजेंस में क्या होता है और मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में क्या होता है, आपको याद होना चाहिए। और याद बहुत इजीली हो जाता है, बच्चों को टेंशन नहीं लेते। क्या बोलते हैं सर, जब फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर हम लेके चलते हैं तो NaOH तो पूरा कंज्यूम हो जाता है, इसके पूरे इक्विवेलेंट यूज होते हैं, लेकिन Na2CO3 के हाफ इक्विवेलेंट ही कंज्यूम होते हैं जब फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यूज किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। However, the same amount of the mixture required 30 ml 0.1 molar HCl when मिथाइल ऑरेंज was added। जब मिथाइल ऑरेंज ऐड किया जाता है तो NaOH भी कंज्यूम हो जाता है पूरा और Na2CO3 भी पूरा कंज्यूम हो जाता है, याद होना चाहिए। Was used as the indicator. The molar ratio of NaOH and Na2CO3 in the mixture was। पहले समझो, ऐसे क्वेश्चन को मैं जनरली मोल कॉन्सेप्ट से नहीं बताता हूं, मैं रेडॉक्स वाले मेथड से बताता हूं, इक्विवेलेंट वाले मेथड से बताता हूं, ताकि जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ जाए। और जैसे इक्विवेलेंट का रेशियो आएगा वहां से मोल का रेशियो भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। चलो समझो, सबसे पहले हम साइड में लिख देंगे एन फैक्टर की बात। एन फैक्टर ऑफ NaOH सर वो तो हो जाता है 1 और एन फैक्टर ऑफ Na2CO3 बताओ जल्दी से क्या होगा सर, Na2CO3 का एन फैक्टर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। चलो अब समझो, ये तो आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर सॉरी फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर की बात की जाए, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर के केस में क्या होता है सर, जो इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड होता है। अब एसिड के रूप में हमने क्या लिया हुआ है सर, हमने लिया हुआ है HCl लिया हुआ है, तो इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो है सर यहां पर वो बराबर हो जाएंगे इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 के बराबर। तो अपन ऐसा करते हैं, इसके इक्विवेलेंट को A और B मान लेते हैं। जैसे मैंने बोला NaOH है और Na2CO3 है, हमने बोला मिली इक्विवेलेंट मैंने बोला इसके A है और इसके B है। ऐसे मैं मान सकता हूं, बहुत इजीली मान सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाए। इसलिए मैंने बोला NaOH के A मिली इक्विवेलेंट है और Na2CO3 के B मिली इक्विवेलेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं सर, NaOH के तो पूरे मिली इक्विवेलेंट यूज हो जाएंगे जब मिथाइल ऑरेंज के, जब फिनोल्फ्थलीन के प्रेजेंस में HCl के साथ रिएक्शन होती है और Na2CO3 के हाफ मिली इक्विवेलेंट कंज्यूम होते हैं। तो ये जो रिएक्शन बनती है आपको समझ में आना चाहिए, हमने नोट्स में बहुत अच्छे से इसे पढ़ा हुआ है। तो जब फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर लेते हैं, NaOH पूरा कंज्यूम होता है, Na2CO3 हाफ कंज्यूम होता है, इसलिए टोटल इक्विवेलेंट बराबर HCl के इक्विवेलेंट। अब HCl के इक्विवेलेंट दे रखे हैं क्या सर, HCl के 25 इंटू 0.1 मोलर यूज हो रहा है, तो 25 इंटू 0.1। अब हमने जो समझो ml में वॉल्यूम लिया है, तो हमें इधर जो मिली इक्विवेलेंट लेने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी मिली इक्विवेलेंट ही माने हुए हैं। चलो यहां पर हमने बोला A प्लस हाफ B, ये हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2.5 इजिकल्स टू A प्लस हाफ B। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी हमारे पास। आगे देखते हैं, आगे इसी क्वेश्चन में अगर हमने बात किया कि इसी मिक्सचर में दूसरा हमने लिया है सेपरेटली, क्या बोला, हाउएवर द सेम अमाउंट ऑफ द मिक्सचर रिक्वायर्ड, यही सेम अमाउंट का जो दूसरा मिक्सचर हमने बनाया उसमें कितना HCl यूज हुआ, 30 ऑफ 0.1 मोलर HCl और इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। सर मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में जब बात करते हैं, मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में जब बात करते हैं तो दोनों के दोनों पूरा कंज्यूम हो जाते हैं। मतलब जो इक्विवेलेंट ऑफ HCl आएगा मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में वो आ जाएगा A प्लस B के बराबर। मतलब NaOH के भी पूरे इक्विवेलेंट कंज्यूम होंगे और Na2CO3 के भी पूरे इक्विवेलेंट कंज्यूम हो जाएंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा HCl के बराबर। अब हमें वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है सर 30 ml और 0.1 मोलरिटी। समझो
अच्छा यहां पर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना जरूरी था, वैसे तो उसकी HCl का एन फैक्टर 1 है इसलिए दिक्कत नहीं आई है ना, H2SO4 दिया होता तो प्रॉब्लम होती। तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा सर, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मोलरिटी है 0.1 इंटू एन फैक्टर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा A प्लस बी। सोल्व कर दो इसे भी जल्दी से, सोल्व कर देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 इजिकल्स टू A प्लस बी, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करना है, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सोल्व करके हमारे पास आंसर लेके आना है। तो जल्दी से हम क्या कर देंगे, 1 माइनस 2 कर दो, नहीं सॉरी 2 माइनस 1 कर दो, 2 माइनस 1 कर दिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2.5, तो 0.5 इजिकल्स टू ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस हाफ बी, तो ये हो जाएगा हाफ b, मतलब b की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो आ जाएगी 1 मिली इक्विवेलेंट, 1 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर b की वैल्यू आ गई आपके पास तो a की वैल्यू भी आ जाएगी। सो a की वैल्यू बता दो सर, यहां से देख लेते हैं, अगर b की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1, मतलब 2 मिली इक्विवेलेंट। अब क्या इसी का रेशियो पूछ रहा है क्या, नहीं सर इक्विवेलेंट का रेशियो नहीं पूछ रहा, मोलर रेशियो पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, मोलर रेशियो ऑफ NaOH एंड Na2CO3। तो आपको क्या करना है समझो, मैं बात करता हूं मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा सर, मोल्स हो जाएंगे इक्विवेलेंट डिवाइड बाई एन फैक्टर। पता ना आपको इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोल्स इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर मल्टीप्लाई में होता है, मुझे मोल्स निकालने तो डिवाइड में लेके आना पड़ेगा, इक्विवेलेंट अपॉन में एन फैक्टर करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट हमारे पास है 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सॉरी क्योंकि मिली इक्विवेलेंट थे, मिली इक्विवेलेंट को मैं 10 की पावर माइनस 3 इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। दोबारा समझ लो, एक की जो वैल्यू हमारे पास आई थी 2 मिली इक्विवेलेंट आई थी, तो मिली इक्विवेलेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्विवेलेंट, ये ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय एन फैक्टर, NaOH का एन फैक्टर होता है सर 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल्स। सेम हम कर देंगे Na2CO3 के लिए, तो हम लिख देंगे मोल्स ऑफ Na2CO3, Na2CO3, तो वो हो जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट अपॉन में एन फैक्टर, इक्विवेलेंट कितना है सर 1 है, तो इक्विवेलेंट 1 अपॉन में, और ये 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 भी लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंट लेना है, मिली इक्विवेलेंट 1 था, 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्विवेलेंट हो गया, डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना है 2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल। अब हमें रेशो चाहिए, तो रेशो निकाल दो जल्दी से, मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाई मोल्स ऑफ Na2CO3 बराबर हो जाएगा सर 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 4, और 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 जो है कैंसिल आउट, 4:1 मतलब 4/1 आ जाएगा, 4/1 हमारा रेशो आ जाएगा। ये आंसर या तो आपको ऐसे दिया रहेगा या फिर 4:1 दिया रहेगा, जो भी दे के रखिएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, तो सर दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा बस समझ और अच्छे से समझा दो, दोबारा समझ लो एक बार। सिंपल हमें ये याद रखना पड़ता है कि जब डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन करते हैं तो फिनोल्फ्थालीन के प्रेजेंस में NaOH तो पूरा कंज्यूम होता है, लेकिन Na2CO3 जो है वो हाफ कंज्यूम होता है। तो हमने NaOH के A मिल इक्विवेलेंट माने थे, Na2CO3 के B माने थे, तो A प्लस हाफ भी हो जाएगा। क्वेश्चन सोल्व कर दिया, HCl का एन फैक्टर 1 होता है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर क्या किया सर, मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में कंप्लीट जो है NaOH भी पार्टिसिपेट करता है, Na2CO3 भी करता है, और NaHCO3 दिया होता सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी पार्टिसिपेट करता। ठीक, तो यहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन बनी, सोल्व किया, A और B की वैल्यू पता चली, ये था इक्विवेलेंट की वैल्यू, डिवाइड बाय एन फैक्टर किया तो मोल्स आ गए और उनका रेशियो निकाल दिया, हमारे पास आंसर आ गया 4:1। तो देख लेना 4:1 का ऑप्शन कहां पर है, 4:1 का ऑप्शन है सर हमारे पास C, लगा दो इसे, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ हार्डनेस के ऊपर। ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने नोट्स में करवाया हुआ है, और जिन बच्चों को नहीं करवाया वो ध्यान से करेंगे, और जिनको आता है वो जल्दी से अपना सॉल्यूशन करो और आंसर चेक करो।
चलो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिग्री ऑफ हार्डनेस में RH2 एक आयन एक्सचेंज है ना, आयन एक्सचेंज रेजिन है, वो कैल्शियम प्लस 2 आयंस को रिप्लेस कर सकता है फ्रॉम वाटर, हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर में जो कैल्शियम प्लस 2 आयंस है उन्हीं की वजह से, कैल्शियम प्लस 2 हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उन्हीं की वजह से क्या होती है, हार्डनेस होती है। वो हार्डनेस की वजह से क्या होता है, पानी जो है वो झाग नहीं दे पाता है, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। तो क्या करते हैं, जो आयन एक्सचेंज रेजिन है वो कैल्शियम प्लस 2 आयंस को रिप्लेस कर देता है और पानी में क्या दे देता है, H+ देता है। ये रिएक्शन देखो, RH2 हमारे आयन एक्सचेंज रेजिन है, ये क्या करता है, कैल्शियम प्लस 2 को तो खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और वहां से अपना H2 को पानी में छोड़ देता है 2H+ बना के। समझ में आ रही बात। अब 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर आफ्टर पासिंग थ्रू रेजिन हैज pH बराबर 3। अब हमने जो पानी पास किया था ना रेजिन से, उसकी pH कितनी आ रही है, 3 आ रही है। चलो, देन हार्डनेस इन पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm पर मिलियन ऑफ, पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन ऑफ, पार्ट्स पर मिलियन, ये एक ही बार है, दो बार नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इज। हमें बताना है कि जो डिग्री ऑफ हार्डनेस है वो कैल्शियम प्लस 2 के टर्म्स में कितनी आएगी। तो मुझे बताओ जल्दी से, डिग्री ऑफ हार्डनेस फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है वेट ऑफ x अपॉन में वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ x, और x क्या होता है सर, जिसके भी टर्म्स में निकालना है, तो हमें कैल्शियम प्लस 2 के टर्म्स में निकालना है, तो हम सीधा बोलेंगे वेट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 अपॉन में वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इनटू कितना बताओ जल्दी से, 10 की पावर 6 ppm। पता है ना, ये तो बहुत अच्छे से सर, ये फॉर्मूला होता है। आपको सिंपल करना क्या है, वेट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि वेट ऑफ वाटर तो आपको दिया हुआ है 1 लीटर मतलब 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। तो ये वैल्यू 1000 ग्राम तो आ चुकी है, आपको केवल कैल्शियम प्लस 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर अगर मुझे H+ की कंसंट्रेशन पता चल जाए, जो कि pH दे रखा है, pH दे रखी है, pH बराबर दे रखी है, pH बराबर 3, तो क्या मेरे पास H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी सर, आराम से आ जाएगी, 10 की पावर -3 आ जाएगी। भाई ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, pH बराबर 3 है तो कंसंट्रेशन की वैल्यू 10 की पावर -3। अब ध्यान दो, अगर H+ की कंसंट्रेशन, अगर H+ की कंसंट्रेशन जो है, मतलब यू समझो H+ के 2 मोल्स है तो कैल्शियम के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। अगर H+ के 2 मोल्स हैं तो कैल्शियम के 1 मोल है। या मैं बोल देता हूं H+ की कंसंट्रेशन जब 2 थी तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, 1 रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों के लिए सेम है, पानी का 1 लीटर ही है वो तो, ठीक। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, सो कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस 2 वो हो जाएगा हाफ ऑफ वाटर, हाफ ऑफ H+। जब ये 2 मोल था तो वो 1 मोल था, जब ये 1 मोल रहेगा तो वो कितना रहेगा, उसका आधा रहेगा, मतलब कैल्शियम जो है, कैल्शियम H+ की हाफ रहेगा। बताओ जल्दी से, तो कैल्शियम की कंसंट्रेशन 1/2 इंटू 10 की पावर -3, ये तो कंसंट्रेशन आ गई। तो मोल्स बता दो सर, मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी से सर, मोल्स हमारे पास हो जाएगा कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम तो 1 लीटर ही है, तो मैं सीधा बोलता हूं 1/2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1 लीटर। तो हमारे पास वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। क्या मोल्स से काम चल जाएगा क्या, नहीं सर, हमें वेट चाहिए, वेट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 चाहिए, तो वेट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 भी आ जाएगा, वेट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू उसका मोलर मास। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है सर, 40, एटॉमिक नंबर 20, मोलर मास 40 होता है। चलो इसे सोल्व कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2 से गया 20 बार, तो 20 हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10 की पावर -2 ग्राम। कोई दिक्कत है क्या सर, मास आ गया। अगर मास आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे सर, डिग्री ऑफ हार्डनेस भी आ जाएगी। डिग्री ऑफ हार्डनेस हो जाती है मास ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ppm। जल्दी से इसे सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है सर, ये जाएगा हमारे पास 3 और 2 ऊपर जाएगा तो -5, तो ये हो जाएगा 20 ppm। सोल्व कर दो इसे, आंसर आ जाना चाहिए 20 ppm जल्दी से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A 20 ppm। कोई दिक्कत है क्या,
सर कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में पूछता, ध्यान दो, अगर ये यही क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में पूछता तो हम क्या सीधा कर सकते थे कि जो वेट ऑफ कैल्शियम +2 है उसकी जगह हम लेते हैं वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन यहां पर तो इन्होंने सिंपल कैल्शियम +2 के टर्म्स में हमारे पास डिग्री पूछा है, डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो हमने वेट ऑफ कैल्शियम +2 ही लिया है। क्लियर चीज? तो यहां पर हमारा रेडॉक्स रिवीजन खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जितनी भी ट्रिक्स थी 153, जितनी भी ट्रिक्स थी इसकी टोपी उसके सर, आओ हिंदुस्तान चले, आपने एंजॉय की होंगी और रिवीजन भी आपका बहुत ही शानदार हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। जय भारत।